बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैथोलॉजी। अगर तो आवाज का इशू हो तो आप मुझे बता दें, है ना। सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस आता है जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा या कम क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से डिसऑर्डर आ जाता है। अब सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर में एनियोप्लाइडी मोस्ट कॉमन ड्यू टू मियोटिक नॉन डिस्ट्रक्शन। अब एनियोप्लाइडी क्यों होती है? मियोटिक नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। एन्यूप्लाइडी होता क्या है? एन्यूप्लाइडी occurrence of one or more extra or missing chromosome in a cellular organism. Aneuploidy refers to any chromosome number that is not any exact multiple of the haploid number of the chromosome. ह्यूमन में 23 है ना, तो एन्यूप्लाइडी में ये नहीं होता है। एन्यूप्लाइडी में या तो हाइपोप्लाइडी होगी यानी कि क्रोमोसोम नंबर लेस होगा, या हाइपरप्लाइडी होगी, क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होगा। ये होता क्यों है? क्रोमोसोम नॉन सॉरी मियोसिस हो रही होती है जर्म सेल्स में, तो यहाँ पे गैमेट्स में और उससे के दौरान कहीं भी क्या हो सकती है? ड्यूरिंग मियोसिस नॉन डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब इसमें जो फर्स्ट सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है उसमें से एमसीक्यूज आते रहते हैं। अब इसमें मेल में पैटर्न होता है, मेल में 47 क्रोमोसोम और डबल एक्स वाई होता है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? स्मॉल होता है, फर्म उसकी टेस्टिस है, इनफर्टिलिटी होती है यानी कि एंजियोस्पर्मिया होता है, टाल स्टेचर विद इनोचॉइड पोर्शन। इनोचॉइड पोर्शन का क्या मतलब, सॉरी पर पोर्शन का क्या मतलब है? डिलेड एपिफिजियल क्लोजर होता है। इसमें जो ट्रंक होती है वो छोटी होती है, लेकिन डिलेड एपिफिजियल क्लोजर की वजह से उसकी पेरिफेरीज यानी कि लॉन्ग बोन्स जो हैं, उसकी फीमर है, उसकी ह्यूमरस है, वो उनकी लेंथ ज्यादा होती है। तो जब इसमें डिलेड एपिफिजियल क्लियर होता है तो उसमें यूनोचाइड प्रोपोर्शन आ जाता है। गायनोकोमेस्टिया होता है, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, में प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले के साथ होता है। इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम भी होता है जिसकी वजह से इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे मेल में एक्स वाई होता है, ये भी मेल होगा हमेशा। जब भी पेशेंट प्रेजेंट बताएंगे वो बताएंगे कि टॉल मेल है, एजोस्पर्मिया है पेशेंट, तो पेशेंट को गैनोकोमेस्टिया है, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। उसकी उन्होंने जेनेटिक्स पूछी हुई होंगी कि उसकी जेनेटिक्स बताएं, उसकी कैरियोटाइप बताएंगे। उसने पूछा हुआ होगा कि इसमें नेक्स्ट कौन से अदर सिम्टम्स कौन से आते हैं, ये पूछेगा कि ये सिंड्रोम कौन सी है। ठीक है, तो ये सिंड्रोम इसमें कौन सी बन रही होती है? सिंड्रोम इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, और इसमें मोस्ट कॉमन सॉरी इसमें डेवलपमेंटल फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा। उसके साथ दूसरे करेक्टरिस्टिक इसके क्या होंगे? वे प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है, प्रेजेंट विद इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम में बार बॉडी होती है, तो बार बॉडी भी हो सकती है। इसमें कॉमन काज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म सीन इन इनफर्टिलिटी वर्कअप यानी कि एक मेल है, टॉल है, वो लुकिंग नॉर्मल है, अदरवाइज उसको इतना ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन उसको इनफर्टिलिटी अगर हम उसमें देखें, उसमें फीचर देखें, उसको हम वर्कअप करवाएं तो उसमें हमें इनफर्टिलिटी वर्कअप में हाइपोगोनाडिज्म मिलती है। और कॉमन काज क्या है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे भी हमने हाइपोगोनाडिज्म पीछे पढ़ा है, मैं आप लोग को अगर दिखा दूं तो ये देखें, जहाँ पे डिलेड प्यूबर्टी होती है तो यहाँ पे हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में नहीं बल्कि हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में, कि उसके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन उसके ग्रेड्स में कोई मसला होता है। तो ये हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इनफर्टिलिटी के लिए इनफर्टिलिटी करवाती है। इंक्रीज रिस्क इसमें होता है ब्रेस्ट कैंसर का, डिस्टिनेसिस। इसमें अगर हमें पता है कि अब इसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो डिस्टिनेसिस किसकी होगी? होगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की डिस्टिनेसिस हो जाएगी। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नहीं है तो सर्डी सेल, लीडिंग सेल नहीं है, इनहिबिन भी नहीं होगा, इनहिबिन भी नहीं होगा तो एफएसएच के को जो स्टॉप करवा रहा था एफएसएच स्टॉप नहीं होगा, एफएसएच ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पीछे देखें अपने फिजियोलॉजी के लेक्चर में, मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे एफएसएच का एक्शन बहुत स्टार्ट में चला जाएगा। खैर पहुंच गए हैं हम लोग। क्या होता है कि लीडिंग सेल्स होते हैं, उसके बाद एक्सेसरी सेक्स, इसमें ये भी नहीं सिंथेसिस, सॉरी ज्यादा पीछे चला गया। ये देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आता है, सर्टली सेल्स पे एक्ट करता है, सर्टली सेल से इनहिबिन आता है जो एफएसएच को स्टॉप करता है, और लीडिंग सेल से एलएच आता है। इससे इस तरह याद रख सकते हैं, लीडिंग से एल और इस पे एलएच एक्ट करता है तो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और सर्टली से एफ एफएसएच एक्ट करता है, और ये एफएसएच के लिए हमें पता है इनहिबिन होता है। यूं याद कर लें इसको।
कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे डिस्टेंस होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, क्योंकि यहाँ पे सर्टली सेल्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। जब सर्टली सेल नहीं है तो इनहिबिट भी नहीं आएगा, इनहिबिट भी नहीं आएगा तो एफएसएच की प्रोडक्शन को या उसकी सिक्रीशन को स्टॉप नहीं लगेगा, इनहिबिशन नहीं होगी तो एफएसएच ज्यादा होगा। अब नॉर्मल लीडिंग सेल फंक्शन हो गया। अब नॉर्मल लीडिंग सेल से क्या बन रहा होता है, लीडिंग सेल पे एलएच ऐड करके क्या बना होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके ऐड करता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एलएच की सिक्रीशन को कम करता है। अब जब यहाँ पे लीडिंग सेल फंक्शन जो नॉर्मल ही नहीं है, वो नॉर्मल लीडिंग सेल फंक्शन है, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को जो इनहिबिशन जानी थी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, वो इनहिबिशन नहीं जाएगी। जब इनहिबिशन इनहिबिट नहीं होगा तो एलएच की सिक्रीशन ज्यादा, एलएच की क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल पेशेंट होती है इसमें, और 45 और एक्स नॉट इसमें कैरियोटाइप एक्स नॉट होती है, और 45 क्रोमोसोम होते हैं। शॉर्ट स्टेचर होता है एसोसिएटेड विद शॉर्ट जीन। खैर इसकी जीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिवेंटेबल विद ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। अगर हम इसको ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दें तो शॉर्ट स्टेचर उसका ठीक हो सकता है। बट इसके फीचर याद रख लें कि फीमेल पेशेंट होगी उसमें 45 एक्स नॉट होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, ओवेरियन डिजेनेसिस, स्ट्रीक ओवरीज। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका फीचर है ओवेरियन डिजेनेसिस या स्ट्रीक ओवरीज का क्वेश्चन आता है किसमें होता है, टर्नर सिंड्रोम में होती है। ब्रॉड चेस्ट होगी विद वाइडली स्पेस निपल्स, यानी कि निपल्स दूर दूर होंगे, उसके चेस्ट ब्रॉड होगी, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व एंड कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। अब बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व हमने पढ़ा था जिसमें एओर्टिक वेल्व के सिर्फ दो कस्प होते हैं, और इसमें कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा में क्या होता है, फेमोरल पल्स ज्यादा होती है ब्रेकियल पल्स की निस्बत। लिम्फेटिक डेफिसिट हो सकता है, लिम्फेटिक डेफिसिट, जब लिम्फेटिक डेफिसिट होता है तो नेक क्या होगी, वेब्ड नेक होगी, या फिर सिस्टिक हाइग्रोमा से कहते हैं। लिफेडिमा किसमें हो सकता है, फीट और हैंड में लिफेडिमा होता है, हाथ सूखे नहीं होते हैं, हाई आर्च पैलेट है, शॉर्ट एंड फोर्थ मेटाकार्पल्स है। और मोस्ट कॉमन काज है प्राइमरी एमनोरिया की, और इसमें आपको पता है एक्स नॉट है, इसमें नो बार बॉडी, इसमें बार बॉडी नहीं होती क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है, एक्स क्रोमोसोम कम है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें मेंशन किया हुआ था कि वेब नेक है, हाँ, उसके हैंड और फीट पे एडिमा है, सिस्टिक हाइग्रोमा है। बाकी उसके सिम्टम्स बताएं इसमें क्या मोस्ट कॉमन हो सकता है कार्डियक के लिहाज से। तो कार्डियक के लिहाज से उसको बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है। अगर वो पूछे कि इसके अलावा किडनी या रेनल के सिस्टम से क्या हो सकता है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो उसमें हार्ट टू किडनी, हाई आर्च पैलेट है, शॉर्ट एंड फोर्थ मेटाकार्पल है। यहाँ पे दूसरा मेनोपाज बिफोर, सॉरी, मेनोपाज बिफोर मेनार्की। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेनोपाज बिफोर मेनार्की ही आ जाता है। डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड्स टू द एलएच और एफएसएच। हमने देखा था कि एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक करता है एंटी रिप्रोड्यूटिव पे, जब नेगेटिव फीडबैक करता है तो एफएसएच एलएच की सिक्रेशन कम होना होता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन ही कम हो जाएगी, जब एस्ट्रोजन ही नहीं है तो एलएच और एफएसएच की सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगी। सेक्स क्रोमोसोम एक्स आर रेयरली बाय लॉस ड्यू टू नॉन रिजेक्शन ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस। अब मियोसिस और माइटोसिस, यहाँ पे नॉन रिजेक्शन मियोसिस और माइटोसिस दोनों फॉर्म में हो सकती है, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स और रेयरली वाई भी लॉस्ट हो सकता है। मोस्ट कॉमनली इसमें एक्स लॉस्ट होते हैं। मियोसिस मियोसिस सॉरी मियोसिस एरर्स यूजुअली अकर इन पैटर्नल गेमेट्स, यानी कि अगर मियोसिस एरर होनी है तो पैटर्नल यानी कि फादर में होती है। स्पर्म मिसिंग द सेक्स क्रोमोसोम, स्पर्म में ही सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। और माइटोसिस एरर अकर्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। अगर माइटोसिस की एरर होगी तो माइटोसिस की एरर कब होगी, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन होगी। अजान सुन लें।
सॉरी, हम यहाँ पे थे। अब सिस्टिक हाइग्रोमा का आप लोग को बताती हूँ। सिस्टिक हाइग्रोमा होता है कि फ्लूइड फील्ड बम्प होता है बेबी स्नैक पे। ब्लॉकेज किस वजह से होती है? लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लॉकेज की वजह से उसमें सिस्टिक हाइग्रोमा बन जाता है। या लिम्फेटिक डेफिसिट होता है। जब लिम्फेटिक डेफिसिट है तो यानी कि लिम्फेटिक्स ही वहाँ पे नहीं है, डक्ट्स ही नहीं है, तो सिस्टिक हाइग्रोमा डेवलप हो जाएगा, यानी कि फ्लूइड फील्ड लंप सा एक बन जाएगा उसके नेक पे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे थे कि मेरे पास बिफोर मेनार्की हो जाता है पेशेंट को, और यानी कि मेनार्की भी हुई नहीं होती और उसको मेंसेस स्टार्ट ही नहीं होती, यानी कि उसकी मेनार्की स्टार्ट ही नहीं होती। और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है कि प्राइमरी एमेनोरिया होता है उसमें। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल जब डिक्रीज होता है तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक नहीं हो रहा होता। जब एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक नहीं हो रहा होता तो एफएसएस और एलएस ज्यादा हो जाते हैं। सेक्स हार्मोन में एक्स मोस्टली और रेयरली वाई का लॉस्ट होता है ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस और माइटोसिस दोनों में हो सकती है। इसके बाद है मियोसिस एरर। किसमें होती है? मोस्टली पैटर्नल गेमीट्स में होती है मियोसिस एरर में, जिसकी वजह से स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम भी मिसिंग होता है। और बाकी क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोमल वाले, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। और माइटोसिस में होगी जब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद माइटोसिस में हो सकती है। माइटोसिस कब होती है? जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद माइटोसिस होती है, तो उसके दौरान भी हो सकती है। लॉस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन सम बट नॉट ऑल क्रोमोसोम। इसमें मोज़ेक पैटर्न आता है। मोज़ेक पैटर्न का क्या मतलब है कि कुछ में 46 एक्स एक्स होते हैं, 45 एक्स एक्स नॉट होते हैं, यानी कि सिर्फ 45 एक्स होते हैं या फिर 46 एक्स एक्स, दोनों तरह के सेल्स होते हैं। कुछ में यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मली होता है और कुछ में सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। उसने ये कहा है कि जिसमें मोज़ेक कैरियोटाइप होगा कि 45 एक्स और 46 एक्स वाले दोनों होंगे। मोसिज्म है जिसमें होगा एसोसिएट होगा इंक्रीज रिस्क ऑफ गोनेडोब्लास्टोमा, यानी कि उसमें गोनेड्स का ब्लास्टोमा इजीली डेवलप हो सकता है। प्रेगनेंसी इज पॉसिबल इन सम केसेस। इन पेशेंट में ये है कि इन पेशेंट में प्रेगनेंसी हो सकती है, आईवीएफ के थ्रू हो सकती है, एक्सोजीनस एस्ट्राडायल 17 बीटा, और हम इसको आईवीएफ के साथ एस्ट्राडायल बीटा 17 बीटा दे सकते हैं और प्रोजेस्टेरोन साथ में देंगे। उसके बाद है डबल वाई मेल में 47 होते हैं। एक्स एक्स वाई फिनोटिपिकली नॉर्मल होते हैं, यूजुअली अनडायग्नोज्ड होते हैं, वेरी टॉल होते हैं, नॉर्मल फर्टाइल होते हैं, मे बी एसोसिएटेड विद एक्ने, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म। यस, इसमें स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। इनके ना एमसीक्यू थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं। पीछे हमने एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम पढ़ा था। यहाँ पे अदर डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट में क्या आता है? फॉर्मली इसको हम इंटरसेक्स ट्रेट्स भी कहते हैं। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द फिनोटिपिक सेक्स एक्सटर्नल जेनिटल इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन लेवल एंड गोनेडिक सेक्स टेस्टिस ओवरीज क्रॉसबाउंड बाय द वाई क्रोमोसोम। अब उसने ये कहा कि फिनोटिपिक सेक्स यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया की डेवलपमेंट है वो हार्मोनल लेवल से पता चलती है कि उसने मेल उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया होने या फीमेल होने हैं। और उसके साथ जो गोनेडल सेक्स है यानी कि टेस्टिस ओवरीज की डेवलपमेंट है वो करस्पॉन्ड होती है वाई क्रोमोसोम के। और इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है जो दूसरी सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि 46 एक्स डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट में क्या है? 46 है उसके साथ एक्स एक्स है, मतलब उसमें ओवरीज प्रेजेंट है बट एक्सटर्नल जेनिटली आर विरिलाइज्ड आर एटीपिकल। यानी कि 46 एक्स एक्स का तो नॉर्मल फीमेल होना चाहिए, लेकिन होता इसमें ये है कि ओवरीज तो प्रेजेंट होती है लेकिन एक्सटर्नल जेनिटली विरिलाइज्ड या एटीपिकल होते हैं, वो फीमेल के जो नॉर्मल जेनिटलिया वैसे नहीं होते। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू किस लिए होता है? उस पेशेंट को कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू द एंड्रोजन अर्ली इन डेवलपमेंट। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट में उसको एक्सेसिव एक्सपोजर होता है एंड्रोजन से, और एक्सेसिव एंड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एड्रिनल हाइपरप्लेजिया से। मोस्टली क्वेश्चन आता है, मेंशन होता है कि पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया गया उसमें ओवरीज प्रेजेंट है, पर जब हमने इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया के एग्जामिन किया तो वो एटीपी कहना है या उसमें विरलाइजेशन है, या उसमें सीधा उसने मेंशन किया हुआ था कि एक्सटर्नल जेनिटलिया की विरलाइजेशन है। मोस्ट कॉमनली कास्ट क्या है? कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। उसके बाद है 46 एक्स वाई सॉरी 46 एक्स वाई डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। अब 46 एक्स वाई नॉर्मल मेल में नॉर्मली ये फिनोटाइप होती है, किलोटाइप होती है। उसके साथ उसके एक्सटर्नल और इंटरनल सॉरी फिनोटिपिक सेक्स और नेडल सेक्स सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं बट एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेलाइज्ड फीमेल टाइप पैटर्न होते हैं या फिर एटिपिकल होते हैं। मोस्ट कॉमनली क्यों होते हैं? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की वजह से। अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हमें पीछे पड़ा है कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही नहीं होते। जब एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो एंड्रोजन जाके एक्ट ही नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ही नहीं होगी मेल जेनिटल
मेल जेनिटलिया एक्सटर्नल जेनिटलिया की। तो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होंगे उसके, हम चेक करें तो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, लेकिन फीमेलाइज्ड उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल लाइक होंगे। ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी यानी कि ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट में 46 एक्स मोर कॉमन है, उसके बाद 46 एक्स वाई होते हैं, बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और जो जेनेटेलिया होते हैं वो एटिपिकल होते हैं। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ सेक्स, सॉरी डायग्नोसिंग डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन को डायग्नोज हम कैसे करते हैं। हमें पता है कि पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन, हमने एलएच और सॉरी लिटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाया है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन और लिटिनाइजिंग हार्मोन दोनों जाता है, दोनों हमें रेस मिले हैं, तो इसका मतलब है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है कि एंड्रोजन की ही एक्ट नहीं कर रहा। इसलिए जब एंड्रोजन ही नहीं एक्ट कर रहा, तो जब एंड्रोजन नहीं एक्ट कर सकेगा तो क्या होगा, जब एंड्रोजन का एक्शन नहीं होगा तो दोनों का लेवल ज्यादा हो जाएगा। एंड्रोजन एक्ट नहीं कर रहा तो ये इनकी फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। तो वैसे तो ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट कर देता है, जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एंड्रोजन और एलएच सॉरी टेस्टोस्टेरोन और ये इनके कोई रिसेप्टर ही नहीं है, ये जाके एक्शन ही नहीं करेंगे और बॉडी को ये लगेगा कि टेस्टोस्टेरोन और लेटिनाइजिंग हार्मोन की कमी है और वो कंटिन्यूसली ज्यादा होते रहेंगे। दूसरा ये है कि टेस्टोस्टेरोन अगर हमें ज्यादा मिले और लुटिनाइजिंग हार्मोन हमें कम मिले, तो इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कंटिन्यूसली ज्यादा हो रहा है, या फिर एक्सोजेनिक एंड्रोजन स्टेरॉइड ले रहा है पेशेंट, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन उसका कम है लेकिन लुटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा होने का मतलब है कि हाइपरगोनेडोट्रोपिक है, उसका जीएनआरएच ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी उसका ठीक है, वो कंटिन्यूसली हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है कि बॉडी पे एक्शन हो, बॉडी पे एक्शन नहीं हो रहा। क्यों एक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी ग्नेड्स ही ठीक नहीं है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है पेशेंट को, उस पर कुछ भी है इशू, तो वहां पे जाके एलएच और एफएसएच चेक नहीं कर रहे, टेस्टोस्टेरोन ही नहीं फॉर्मेशन हो रही, तो ये क्या हो गया है, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। ये इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, एलएच ये ज्यादा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन गोनेडिक हार्मोन जो है वो कम है, तो ये हाइपोगोनेडोट्रोपिक प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है। उसके बाद ये कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम है और उसका एलएच भी कम है, यानी कि उसके गोनेडोट्रोपिक गोनेड्स वाले हार्मोन भी और हाइपोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले हार्मोन और उसके गुनेड्स वाले हार्मोन दोनों ही कम है। तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म इसको कहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है और ऊपर से लुटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं आ रहा है, यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो भी एब्सेंट है, उनकी डेफिशिएंसी, इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन भी नहीं हो रही। अब डायग्नोसिस बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब ये क्वेश्चन में उन्होंने मैं यहाँ पे बता रही थी ना आप लोग को, ये इसमें क्वेश्चन पूछा होता है कि तो ओवरीज के साथ उसने एक्सटर्नल जेनिटलिया विजुअलाइजेशन या टेस्टिस के साथ एक्सटर्नल जेनिटलिया और एक मिनट होल्ड करें। सॉरी कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रही थी कि जो इसमें से क्वेश्चन आता है, वो किस तरह आता है, वो ये उसने मेंशन किया होता है ओवरीज है
या टेस्टिस है उसके साथ एक्सटर्नल जेनिटल या एटिपिकल है, या मेल में उसके फेमिनाइज्ड है, फीमेल में विरलाइज्ड है। और उसके साथ उसने मेंशन किया हुआ था कि उस पेशेंट के हमने डायग्नोज किया है, उस पेशेंट के हमने लेबोरेटरी टेस्ट किया है, तो उसमें हमें मिला है टेस्टोस्टेरोन लो लेवल में मिला है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ग्लेडोट्रोपिक हार्मोन हमें हाई लेवल में मिले हैं। ठीक है, उसके साथ उसने मेंशन किया होगा उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक। अब फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि किसमें किस तरह प्रेजेंट करती हैं। अब यूट्रस प्रेजेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है? यूट्रस हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में अगर जीनोटाइप फीमेल है तो हाइपोगोनेडिज्म दोनों वाले, प्राइमरी गोनेडिज्म हो या सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म हो, दोनों में अगर उसकी जीनोटाइप फीमेल है तो यूट्रस उसमें प्रेजेंट होगी, और ब्रेस्ट दोनों में ही एब्सेंट होगी। क्योंकि ब्रेस्ट क्यों एब्सेंट होगी? क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रही होती है? फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू हो रही होती है। अब जब हाइपरगोनेडोट्रोपिक आ रहा है, हाइपरगोनेडोट्रोपिक आगे आ रहा है, हाइपरगोनेडोट्रोपिक से जीएनआरएच आ रहा है और एफएसएचएलएच आ रहा है, नेक्स्ट वो एस्ट्रोजन प्रिपरेशन करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। अब अगर वो जो जीएनआरएच आया है वो एफएसएचएलएच आया है, उसके ग्रेड पे ही एक्ट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे सॉरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी। सेम यही होगा कि इसमें हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में तो जीएनआरएच ही नहीं है, एफएसएचएलएच ही नहीं आएगा, तो एफएसएचएलएच जाके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस भी नहीं करवाएंगे और फीमेल जीनोटाइप में ब्रेस्ट एब्सेंट हो जाएगी। उसके बाद इसमें क्या इसने दूसरा है कि जिसमें यूट्रस एब्सेंट हो, हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया, यूट्रस उसमें एब्सेंट है लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल है, तो इसमें क्या है कि मलेरियन एजेनेसिस होगी, जीनोटाइप फीमेल, उसमें फीमेल में एक्स एक्स ही जीनोटाइप है, लेकिन उसमें किसी वजह से मलेरियन डक्स ही नहीं बनी। हमें पता है मलेरियन डक्ट से यूट्रस और फीमेल जेंडर ट्रैक्ट डेवलप होता है, तो इसमें मलेरियन एजेनेसिस है। या फिर ये हो सकता है कि यूट्रस एब्सेंट है लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। ये फीचर किसका हो सकता है? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का, जिस एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, लेकिन उसमें जीनोटाइप क्या है? मेल जीनोटाइप है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोरिलेट करके सॉल्व करना होता है, इसको सारे फीचर्स को मेंशन करके, ये दोनों टेबल उसके साथ ये वाला है। तो इसमें ये देखें कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इन जीनोटाइप मेल के साथ ये होता है, यूट्रस में एब्सेंट होती है और ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। उसके बाद है एरोमेटेज डेफिशिएंसी। एरोमेटेज डेफिशिएंसी क्या है कि इसमें इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज द एंडोजीनियस एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन की जो एंडोजीनियस सिंथेसिस होती है वो एरोमेटेज के थ्रू होती है। एरोमेटेज के थ्रू कैसे होती है कि एंड्रोस्टेनडाइन या टेस्टोस्टेरॉन पे एरोमेटेज एक्ट करता है और एस्ट्राडायोल फॉर्मेशन होती है। जब एरोमेटेज ही नहीं होगा तो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस नहीं होगी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही हो सकती है। इसमें डाइहाइड्रोएंडोस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय फीटल एड्रिनल ग्लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द एस्ट्रोजन बाय द प्लेसेंटा, इट इज कन्वर्टेड टू द टेस्टोस्टेरॉन पेरिफेरली। अब इसमें ये अभी हमने पीछे फिनोमेना पढ़ा है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि डीएचईए जो होता है डाइहाइड्रोएंडोस्टेरॉन एंड्रोस्टेरॉन फीटल एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और वो कहाँ पे जाता है? प्लेसेंटा में, और वहाँ पे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन वहाँ पे जब एरोमेटेज ही नहीं है तो एस्ट्रोजन में नहीं बनेगा। जब एस्ट्रोजन में नहीं जाएगा तो डाइहाइड्रोएंडोस्टेरॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेरिफेरली टेस्टोस्टेरॉन में। जब टेस्टोस्टेरॉन में करवाया जाएगा तो वो विरलाइजेशन ऑफ बोथ फीमेल इन्फेंट एटिपिकल जेनिटलिया करवाएगा और मदर में भी वो विरलाइजेशन करवाएगा। टेस्टोस्टेरॉन जो ज्यादा है फीमेल, अगर फीमेल इन्फेंट है तो उसमें एटिपिकल जेनिटलिया होंगे, और मदर में वो एक्ने हिस्टोटिज्म फीटल एंड्रोजन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि फीटल एंड्रोजन प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए वो एक्ने हिस्टोटिज्म भी साथ करवा देते हैं। और जो फीटल को क्या इफेक्ट आता है इसमें फीमेल इन्फेंट में एटिपिकल जेनिटलिया या विरलाइजेशन होती है। उसके बाद एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, डिफेक्ट इन एंड्रोजन रिसेप्टर इन द फीमेल अपेयरिंग जेनेटिक मेल, यानी कि वो जेनेटिकली मेल है, 46XY क्रोमोसोम है, लेकिन वो फीमेल अपेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें जो एंड्रोजन रिसेप्टर थे उनमें ही डिफेक्ट है, उन पे आके हार्मोन एक्ट नहीं कर रहा टेस्टोस्टेरोन। इसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक होगा with scanty axillary or pubic hair, rudimentary vagina, uterus, fallopian tubes absent due to persistent anti-Mullerian hormone from the testes। अब इसमें ये है कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया होंगे विद स्कैंटी, उसमें एक्सिलरी प्यूबिक हेयर होंगे, रूडिमेंट्री वजाइना होगा, उसके साथ यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब्स एब्सेंट होंगी ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ एंटी हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस। और उसमें टेस्टिस तो हैं लेकिन टेस्टिस के अंदर रिसेप्टर नहीं है। जब टेस्टिस है तो उसमें एंटी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, जब एंटी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था वो मलेरियन ड्रग की डेवलपमेंट को स्टॉप कर देता है। उसमें यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब वजाइना रूडिमेंट्री वजाइना बनेगा, नॉर्मल नहीं, तो ये एब्सेंट हो जाएगा। पेशेंट 12 नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस में नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस होगी, लेकिन उनकी लोकेशन चेंज होगी, वो लेबिया मेजोरा में हो सकते हैं, सर्जिकली मूव टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अगर हमें पता है कि टेस्टिस अपनी नॉर्मल प्लेस में ना हो, स्क्रोटम में ना हो, तो हम उसकी सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर
अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ना हो तो इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस, सॉरी सॉरी मेलिग्नेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन और ल्यूटेराइजिंग हार्मोन भी ज्यादा होंगे वर्सेस सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। आई होप से कि समझ आ गई होगी। इसमें फीमेल अपेयरेंस होगी लेकिन जेनेटिकली वो मेल होगा। उसमें अगर हम एग्जामिन करें तो स्कैंडी प्यूबिक हेयर होंगे, उसमें यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब एब्सेंट होगी, रूडिमेंट्री वजाइना होंगे और एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट फीमेल होगा। लेकिन उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे होंगे? लेबिया मेजोरा में हो सकते हैं। बाइवेलफेयर डक्टिल डेफिशिएंसी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड, सॉरी सेक्स लिमिटेड टू द जेनेटिक मेल्स, यानी कि अल्फा डक्टिस इसमें सेक्स लिमिटेड होती है, सिर्फ जेनेटिक मेल्स में 46 एक्स वाई होते हैं। इनहिबिटरी क्या होती है कि टेस्टोस्टेरॉन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन नहीं होती। जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन नहीं होती तो हम टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के अलग अलग फंक्शन पीछे देखें तो वो फंक्शन नॉर्मल नहीं होंगे। जब जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन के एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो एटिपिकल जेनिटलिया बनेंगे अंटिल प्यूबर्टी तक। और व्हेन टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज काजेस मैस्कुलिनाइजेशन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। जब प्यूबर्टी पे टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन होगी तो उससे क्या होगा? मैस्कुलिनाइजेशन होगी और एक्सटर्नल जेनिटलिया की ग्रोथ होगी। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल आर नॉर्मल। इसमें टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल दोनों नॉर्मल होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नॉर्मल या इंक्रीज हो सकता है और यहाँ पे इंटरनल जेनिटलिया भी नॉर्मल होंगे। क्योंकि इसमें सारी चीजें नॉर्मल है, सिर्फ 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम है जिसने क्या कन्वर्जन करवानी होती है, टेस्टोस्टेरॉन की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्जन करवानी होती है। कैल्मन सिंड्रोम में फेलियर टू कंप्लीट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी तक ही नहीं पेशेंट आ सकता, उसे हम कहते हैं कि फेलियर टू कंप्लीट द प्यूबर्टी, अ फॉर्म ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अभी ये फॉर्म है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म की कि इसमें जीएनआरएच भी नहीं आ रहा और नेसेसरी टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी नहीं हो रही। इसमें क्यों, ये क्यों होती है? डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन एंड सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ अल्फैक्टिव बल्ब टू डेवलप। अब ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है कि न्यूरॉन की माइग्रेशन होनी होती है, न्यूरॉन की माइग्रेशन नहीं होती है, फेलियर हो जाती है अल्फैक्टरी बल्ब के डेवलप होने की, जिसकी वजह से अल्फैक्टरी बल्ब के न्यूरॉन माइग्रेशन होती है, जहाँ से न्यूरॉन माइग्रेशन होती है जहाँ पे जीएनआरएच की सिंथेसिस हो रही होती है। जब न्यूरॉन ही वहाँ पे माइग्रेशन नहीं हो रहे, न्यूरॉन अल्फैक्टरी बल्ब के नियर में और अल्फैक्टरी बल्ब की डेवलपमेंट भी नहीं हुई तो सिंथेसिस ऑफ जीएनआरएच डिक्रीज हो जाएगी हाइपोथैलेमस में। और इसके साथ ही अल्फैक्टरी बल्ब का हमें पता है फंक्शन में रोल प्ले करता है। तो जब अल्फैक्टरी बल्ब में फेलियर ऑफ अल्फैक्टरी बल्ब की डेवलपमेंट हो गई है तो पेशेंट को हाइपोएस्मिया, यानी कि उसको सूंघने का स्मेल का मसला हो जाएगा, या वो कम हो जाएगी, या एनॉस्मिया हो जाएगा, उसको किसी स्मेल का पता ही नहीं चलेगा। इसमें होता है क्या कि जीएनआरएच कम होता है, एफएसएचएलएच भी कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो ग्लूटामेट एक्सिस बना हुआ है कि जीएनआरएच ने आना है, एफएसएचएलएच ने सेक्रेट होना है, देन उसने जाके एक्ट करना है। जब जीएनआरएच नहीं आएगा पल्सटाइल पैटर्न में, या वैसे भी जीएनआरएच नहीं है, जब जीएनआरएच ही नहीं है तो एफएसएचएलएच और टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होंगे। इनफर्टिलिटी होगी, लो स्पर्म काउंट हो गया मेल में और एमेनोरिया में हो सकता है, फीमेल में हो सकता है। अब इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एट द साइट अदर देन द यूट्रस। अगर यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए फर्टिलाइज्ड ओवम की तो हम उसे कहते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट ऑफन इन एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब, एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब में ये मोस्ट कॉमन होती है। अब यहाँ पे ये देखें कि एम्प्यूला कौन सा पोर्शन है। यहाँ पे इसके नॉर्मल पार्ट्स देख लें, ये वाले पोर्शन, ये वाला ये फिम्ब्रियाई है, ये फंडिबुलम है, ये वाला पोर्शन एम्प्यूला है, मोस्ट कॉमन ये वाली साइड है। और ये इसमें से हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्यूबर रप्चर की, यानी कि अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाए तो हाईएस्ट रिस्क होता है ट्यूबर रप्चर का, और ये एम्प्यूलरी रीजन है। और ये वाला इंटरस्टिशियम है, ये वाला इस्मस है, ये पिंक वाला एम्ब्यूला है, ये फंडिबुलम है, ये फिब्रियाई है, ये यूट्रस का पोर्शन है। और यहाँ पे फिर यहाँ नॉर्मल उसने ये दिखाया है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में ओवरी से यहाँ से एग आता है यहाँ पे, ठीक है, और यूट्रस फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज के बाद डेवलप हो गया और यहाँ पे आके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। और यहाँ पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी का उसने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे अदर देन द यूट्रस साइड पे हो तो से एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस फैक्टर में इसमें ट्यूबल पैथोलॉजीज हो सकती है, स्कारिंग ऑफ सेल्फेंजाइटिस, स्कारिंग फ्रॉम सेल्फेंजाइटिस, यानी कि पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसको सेल्फिंग हम फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, उसका इन्फेक्शन हो गया, तो उससे इसके रिजल्ट में क्या होती है, जब इन्फ्लेमेशन सॉल्व होती है तो स्कारिंग हो जाती है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का उसको हिस्ट्री है कि पहले भी उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है, या इंट्रायूटाइन डिवाइस प्लेस किया हुआ है, या आईवीएफ के थ्रू उसने प्रेगनेंसी मेंटेन किया।
पेशेंट विद फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीड, पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, लोअर एब्डोमिनल पेन है। ऑफन क्लिनिकली मिस्टेकन फॉर द पेंडिसाइटिस, यानी कि पेशेंट को हल्का सा पेन ही हो रहा होता है, मोस्टली प्रेजेंट करते हैं, सस्पेक्ट कर रहे थे कि बेबी इसको पेंडिसाइटिस हो। सस्पेक्ट इन द पेशेंट विद, हमने प्रॉपर अगर हिस्ट्री ले तो उसमें हमें हिस्ट्री मिलेगी कि एमिनोरिया है लोअर देन द एक्सपेक्टेड राइज इन एचसीजी काजेस ऑन द डेट्स। अब हमने पीछे भी ये देखा कि एचसीजी लेवल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, इन सब में ज्यादा होता है, और एचसीजी लेवल कम किस में होता है, अगर टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें कम होता है। तो इसके लोअर देन द नॉर्मल लेवल उसके डेट्स के लिहाज से होगा। लेट्स सपोज वो कह रही है कि उसको चल रहा है 12th वीक, उसको चल रहा है, उसमें अच्छा खासा एचसीजी होना चाहिए, लेकिन उसमें एचसीजी नहीं होता, उसके लोअर लेवल होता है उसके डेट्स के हिसाब से, एक्सपेक्टेड डेट्स के हिसाब से। उसमें एक्सपेक्टेड जितना राइज होना चाहिए वो एचसीजी का राइज ही नहीं होता। कंफर्म करते हैं दूसरा हम अल्ट्रासाउंड पे, और मे शो द एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ एडिनेक्सल मैस, एक्स्ट्रा ओवेरियन एडिनेक्सल मैस, या यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा ओवेरियन एडिनेक्सल मैस हो तो उसके साथ भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, मेथोट्रेक्सेट होता है। तो उसमें एमसीक्यूज में उसने सिनेरियो में मेंशन किया होगा कि हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोरिया है फॉर 20 वीक, 20 वीक से चलो लेट्स उसको कम कर लेते हैं, उसको 15-12 वीक की उसको इम्यूनोरिया है, और उसका एससीजी हमने चेक किया है तो वो लोअर 48 है, वो उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, या पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो शॉक की तरफ उस टाइम में जा रहा होता है इंटरनल ब्लीड की वजह से, कि फ्लोपियन ट्यूब के ऐसे पोर्शन में प्रेगनेंसी कंडीशन हो गई है कि वो रप्चर हो गया है। For a hydrated form, hydrated form mole, cystic swelling of the chorionic villi, proliferation of chorionic epithelium, only trophoblast. अब chorionic epithelium में trophoblast और syncytial trophoblast, सिर्फ chorionic epithelium में सिर्फ only trophoblast की proliferation हो, या chorionic villi की cystic swelling हो, तो हम इसे कहते हैं hydrated form mole है। Present किसके साथ करती है, vaginal bleeding, emesis, uterine enlargement, more than expected date, pelvic pressure and pain। आप पेशेंट के हम यूट्रस को एग्जामिन करें और हम उसे वीक पूछे, हम उसे कहते हैं कि वो कहती है कि मेरे 20 वीक्स हैं, और लेकिन उसके अगर हम उसके मेजरमेंट करें उसके यूट्रस ज्यादा उसकी इन्लार्जमेंट होती है, कि वो हमें 25 वीक्स तक लग रही होती है, दैट्स वो इससे भी ज्यादा लग रही होती है, और पेशेंट का प्रेजेंट करता है कि उसको वैजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पेल्विक प्रेशर और उसको पेन फील हो रहा है, एसोसिएटेड विद एचसीजी मीडिएटेड सेक्वेले। इसमें एचसीजी मीडिएटेड सेक्वेले होता है कि हाइपरथायराइडिज्म होता है, उसके बाद थीका ल्यूटेन सिस्ट बनती है, देन हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम हो जाता है, अर्ली प्रीक्लैम्प्सिया हो जाता है बिफोर द 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि उसको प्री 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है। ये मीडिएटेड सिक्वेले अच्छी चीज ज्यादा आने की वजह से उसमें क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स आते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में थीका ल्यूटेंसिस बन जाती है, उसके बाद हाइपरेमेसिस आ जाता है, फिर प्रीक्लैम्प्सिया आ जाता है। इसको डायलिटेशन और क्यूरेटेज, और उसके साथ एचसीजी, और इसको मॉनिटर हमने करना किसके साथ होता है, कि उसको एचसीजी के लेवल्स के साथ हमने मॉनिटर करना होता है कि उसकी ट्रीटमेंट सही हो रही है या नहीं सही हो रही, क्योंकि एचसीजी के लेवल हमें पता है यहाँ पे हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो जाए तो ये कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट मोल, हाइड्रेटेड फॉर्म की दो टाइप्स हैं, कंप्लीट मोल है और पार्शियल मोल है। इसमें कंप्लीट मोल में 46 एक्स क्रोमोसोम या 46 एक्स एक्स या 46 एक्स वाई होते हैं, लेकिन पार्शियल मोल में क्या होता है, 69 ट्रिपल एक्स, 69 डबल एक्स वाई या 69 एक्स वाई वाई होता है। ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट कॉमनली जो कंप्लीट मोड में मोस्ट कॉमन इनइक्युलेटेड एग एंड सिंगल स्पर्म सब्सिक्वेंटली डुप्लीकेट पैटर्नली, यानी इसमें होता क्या है कि एग में न्यूक्लियस ही नहीं होता, कि उसमें क्रोमोसोम ही नहीं होते, सिर्फ सिंगल स्पर्म आता है, स्पर्म के ही क्रोमोसोम जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, उसका डीएनए मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है, और वो 46 एक्स या 46 एक्स बन जाता है। और यह पार्शियल मोल कब बनता है, जब टू स्पर्म टू एक एग को दो स्पर्म फर्टिलाइज करें तो पार्शियल मोल डेवलपमेंट होती है, जिसमें 69 क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स पैटर्न के साथ, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई वाई के साथ। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं, मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट में।
अब इसमें देखेंगे कंपोनेंट में भी बता रही थी कि इन्यूक्लिएटेड एग होगा और सिंगल स्पर्म होता है, उसमें पैटर्नल डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, जबकि पार्शियल मोल में 2 स्पर्म और 1 एग होता है। ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे तो इसमें हाइड्रोपिक विलाई सर्कमफ्रेंशियल एंड डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होती है कि हाइड्रोपिक विलाई होते हैं इसमें और सर्कमफ्रेंशियल और डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन इसमें जो सम विलाई सिर्फ कुछ विलाई हाइड्रोपिक होते हैं, इसमें फोकल और मिनिमम ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। फीटल पार्ट कंप्लीट मोल में कभी भी कोई फीटल पार्ट डेवलप में नहीं होता क्योंकि उसमें विलाई हाइड्रोपिक होते हैं, डिफ्यूज उसके ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो रही होती है, कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन पार्शियल मोड में क्या होता है, पार्शियल मोड में फीटस पार्ट डेवलप होते हैं ओनली सम फीटल, इसमें क्योंकि विलाई जो है वो कुछ ही हाइड्रोपिक होते हैं और इसमें फोकल या मिनिमल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। यहाँ पे देखेंगे डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। स्टेनिंग फॉर P53 P57 प्रोटीन वैसे इसका कभी पूछा नहीं गया, नेगेटिव होती है, पैटर्नली इम्प्रेटेड है, और ये पॉजिटिव होती है मैटरनली एक्सप्रेस्ड वाले में। पार्शियल मोल इज P57 पॉजिटिव, पी से पार्शियल, पी से P57 पॉजिटिव, बेशक याद रखें। इसमें यूट्राइल साइज, जो यूट्राइल साइज होता है कंप्लीट मोल में वो ज्यादा होता है, लार्ज पर डेट्स होता है उसके, और इसमें पार्शियल मोल में नॉर्मल हो सकता है। एससीजी लेवल होता है बहुत ज्यादा, रेस किस में होता है 4 टाइम्स देखें वो रेस होगा किसमें कंप्लीट मोल में, और 1 टाइम रेस में किसमें होगा पार्शियल मोल में। उसके बाद इमेजिंग में देखें तो हनी कम्ड अपेयरेंस यूट्रस होगी या क्लस्टर्ड और ग्रेप्स या स्ट्रोस्टोम होगा अल्ट्रासाउंड पे। इन तीनों में से कोई एक वर्ड साथ दिया हुआ, साथ उसने ये मेंशन किया कि फिटल पार्ट नहीं है, या हाइड्रोपिक विलाई या हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से किसी न किसी क्वेश्चन के एमसीक्यूज आ जाता है जो मैं बता रही हूँ। और इसमें उसने मेंशन किया होगा कि फिटल पार्ट्स है उसकी टाइप बताएंगे, उसमें फिटल पार्ट है और उसमें हिस्टोलॉजी क्या है, या फिटल पार्ट अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसके साथ उसकी कैरियर टाइप में 69 है या 46 क्रोमोसोम है। रिस्क ऑफ इन्वेसिव मोल, यानी कि इन्वेसिव मोल इन्वेजन किसमें होती है 15 to 20%, यानी कि कंप्लीट मोल में ज्यादा इन्वेजन के रिस्क होते हैं और पार्शियल मोल में कम होते हैं। कोरियो कार्सिनोमा 2% कंप्लीट मोल से डेवलप हो सकता है, लेकिन पार्शियल मोल से रेयरली डेवलप होता है। उसके बाद है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। कितने हैं हमारे? काफी लंबा है, चलें कोशिश करते हैं हम खत्म करने की। प्राइमरी इंसफिशिएंसी को हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। इसमें प्रीमेच्योर एट्रेजिया ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब इसमें क्या होता है कि ओवेरियन फॉलिकल का प्रीमेच्योर एट्रेजिया हो जाता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ में, मोस्ट ऑफन इडियोपैथिक होता है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के साथ भी होता है, जैसे टर्नल सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या प्री म्यूटेशन वाले में। ऑटोइम्यूनिटी के थ्रू भी ये मैकेनिज्म हो सकता है कि ऑटोइम्यूनिटी के ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है और उसने जाके ओवेरियन फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में हमें ये नहीं पता होता कि उसको ऑटोइम्यूनिटी है या उसको पहले से कोई म्यूटेशन है या उसको एनियोप्लाइडी हो गई है, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गई है। हमें किस चीज की जरूरत होती है, कैरियोटाइप स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। पेशेंट प्रेजेंट करता है मीनोपॉज आफ्टर द प्यूबर्टी बट बिफोर, यानी कि वो मीनोपॉज साइन प्रेजेंट विद साइंस ऑफ मीनोपॉज आफ्टर प्यूबर्टी साइंस होते हैं, और बिफोर द कौन एज में, एज से उससे पहले होते हैं, 40 ईयर से पहले होते हैं, यानी कि प्यूबर्टी से लेकर 40 ईयर के दरमियान में उसके मेनोपाज के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, एफएसएच और एलएच लेवल ज्यादा हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन काज एनोवुलेशन, यानी कि एनोवुलेशन की मोस्ट कॉमन काज, जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज होती है वो प्रेगनेंसी होती है। इसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, देन ओबेसिटी है, उसके बाद हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस abnormality की immaturity है, premature ovarian failure है, hyperprolactinemia, thyroid disorder, eating disorder, competitive athletes का Cushing syndrome, adrenal insufficiency, chromosomal abnormalities, Turner syndrome, ये मोस्ट कॉमन काज है एनोवुलेशन की। इसमें प्रेगनेंसी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का क्वेश्चन आता है, या हमने इसके एनोवुलेशन के पिछले पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया क्या होता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया को हम कहते हैं कि जब सीवियर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन हो के उसने कैलोरीज नहीं लेनी, लेकिन उसका इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा हो गया, एंड आर स्ट्रेस की वजह से या एनर्जी एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा हो गया, लेकिन वो इतनी एनर्जी या इतनी कैलोरीज वो नहीं ले रहा,
फंक्शनल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी किसकी, पलस्टाइल जीएनआरएच सिक्रीशन की। जब पलस्टाइल जीएनआरएच सिक्रीशन की वजह से ये एफएसएच चले जाते हैं। जब पलस्टाइल जीएनआरएच सिक्रीशन की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी तो एफएसएच और एलएच और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पैथोजेनेसिस में क्या होगा, पैथोजेनेसिस इसकी पैथोजेनेसिस क्या बनती है कि लिप्टन डिक्रीज होता है। जब लिप्टन डिक्रीज होता है तो फैट डिक्रीज होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होता है स्ट्रेस और एक्सेसिव एक्सरसाइज में। इसमें एसोसिएट किसके साथ करता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकती है या फीमेल एथलीट ट्रायड है, या उसने कोई ईटिंग डिसऑर्डर का मेंशन किया होगा साथ में पेशेंट को कि फंक्शनल हाइपोथर्मिक एमिलिया, या उसने मेंशन किया होगा कि फीमेल एथलीट है, मैराथन रनर है, कुछ ना कुछ है उसको फीमेल एथलीट है। ट्रायड क्या बनता है कि उसमें डिक्रीज कैलोरी अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से उसकी बॉडी मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है और साथ ही मेंस्ट्रुअल उसका डिसफंक्शन भी हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हाइपर इंसुलिनोमा और इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपोथेसाइज्ड टू अल्टर द हाइपोथैलेमिक हार्मोनल फीडबैक। अब इसमें ये कहा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की हाइपोथेसिस ये बनाया गया है कि इंसुलिन के ज्यादा होने की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हाइपोथैलेमिक का हार्मोनल फीडबैक रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, एलएच और एफएसएच की रेशियो ज्यादा हो जाती है, एंड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं। एंड्रोजन कैसे ज्यादा हो जाते हैं, थिक इंटरनल सेल से एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और रेट ऑफ फॉलिकुलर मैचुरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें एलएक्स फॉलिकल डेवलपमेंट एफएसएच के अंडर हो रही होती है और इसमें एलएक्स ज्यादा हो जाता है एफएसएच की निस्बत, तो फॉलिकुलर मैचुरेशन डिक्रीज हो जाती है। अनरप्चर्ड फॉलिकल यानी कि फॉलिकल थोड़े बहुत डेवलप तो होते हैं लेकिन वो रप्चर ही नहीं हो सकते, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, वो सिक्स फॉर्म में बेयर करते हैं और जो साइकिल होगा उसमें एनोवुलेशन होगी, ओवुलेशन नहीं हो सकेगी। कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज फर्टिलिटी इन द फीमेल। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब फर्टिलिटी या डिक्रीज फर्टिलिटी से भी काज करती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इनफर्टिलिटी नहीं होती कि फीमेल पेशेंट है वो फर्टाइल तो है लेकिन उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका फर्टिलिटी लो है। अब यहाँ पे उसने दूसरा डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, बेस्ड होती है इंक्रीज आर इक्वल टू टू फॉलोइंग। अब यहाँ पे उसने क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड करें तो हमें यहाँ पे लार्ज ओवरीज या सिस्टिक ओवरीज नजर आती हैं, ओलिगो या एनोवुलेशन होती है साथ पेशेंट को। थर्ड उसका फीचर आता है हाइपरगोनेडिज्म का, हाइपर एंड्रोजिनिज्म का, एंड्रोजिनिज्म का। हाइपर एंड्रोजिनिज्म किसके साथ प्रेजेंट करती है, हिस्सुटिज्म और एक्ने के साथ प्रेजेंट करती है। तो इसमें से दो फीचर हो या दो फीचर है दो से ज्यादा उसमें मेंशन हो कि सिस्टिक ओवरीज है और एनोवुलेशन है, देन हम ये भी कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। अगर उसको हिस्सुटिज्म एक्ने है कंसिस्टेंसी के साथ और उसके लार्ज ओवरीज है तो सिस्टिक सिंड्रोम हो सकती है पेशेंट को। और एसोसिएट करता है ओबेसिटी के साथ है, कैंथोसिस नेग्रिगेंस के साथ है, इंक्रीज एंडोमेट्रियल रिस्क secondary to the unopposed estrogen from the repeated ovulatory cycle। अब यहाँ पे एंड्रोजन कंटिन्यूसली इसमें ज्यादा हो जाते हैं, एंड्रोजन सॉरी अनअपोज्ड एस्ट्रोजन की वजह से इसमें रिपीटेड एनोवुलेटरी साइकिल आ जाते हैं और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल रिस्क ज्यादा हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम साइकिल रेगुलेशन करते हैं, वेट रिडक्शन करवाते हैं, पेरिफेरल एस्ट्रोन फॉर्मेशन ताकि कम हो जाए, उसकी ओसीपीज देते हैं, प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। अनअपोज्ड एस्ट्रोजन के लिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए ओसीपीज देते हैं, क्लोमिफिन देते हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए। तो ये पूछा जाता है ओवुलेशन इंडक्शन के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, क्लोमिफिन। स्पाइरल इलेक्ट्रॉन फाइनास्ट्राइड या फ्लूटामाइड देते हैं हम हिस्टोटिज्म के ट्रीटमेंट में, या हम इसको सिप्रोटेरॉन एसीटेट भी कहते हैं कि हिस्टोटिज्म के ट्रीटमेंट में हम देते हैं। अब ओवेरियन ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर में ओवरीज की स्ट्रक्चर देखें तो ये सरफेस एपिथेलियम है, सरफेस एपिथेलियम से जो ट्यूमर बनती है उसे कहते हैं कि एपिथेलियल ट्यूमर है। एग से जो बनती है उसे कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर है। उसके बाद फॉलिकल से या कॉर्टेक्स जो स्ट्रोमा है ओवरी का वहां से डेवलपमेंट होती है, उसे हम कहते हैं कि सेक्स कार्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है ये सेक्स कार्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है। अब इसमें क्या होता है कि ओवेरियन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन एडेनोक्सिल मास इन द फीमेल में होता है और ग्रेटर देन 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में होता है। ये मोस्ट कॉमन एडेनोक्सिल मास है, 55 ईयर ओल्ड में कॉमन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या प्लूरल फिजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है। इंक्रीज रिस्क कब कब इंक्रीज होते हैं, स्टेज के साथ होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ ओवुलेशन, लाइफ टाइम ओवुलेशन, यानी कि लाइफ टाइम अगर उसकी ओवुलेशन ज्यादा है कि उसको अर्ली मेनोपॉज स्टार्ट हो गई है और लेट मेनोपॉज हुआ है, नॉर्मली 55 में होता है उसको 60 में जाके हुआ है, और नॉर्मल जो भी हमने पीछे मिनारकी की एज पढ़ी है कि वो उसकी 13 ईयर है मिनारकी की एज, उसकी प्यूबर्टी की एज, तो लेट्स सपोज वो उसकी 11 ईयर पे हो गई है, तो ये इसमें लाइफ टाइम ओवुलेशन साइकिल ज्यादा हो जाएंगे, इससे भी रिस्क हो सकता है ओवेरियन ट्यूमर का। या फिर नली पैरिटी है उसकी कोई बेबी ही नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किसमें हो सकती है, BRCA1 और BRCA2 में हो सकती है, लीच सिंड्रोम में। रिस्क ऑफ डिक्रीज इन
यानी कि रिस्क डिक्रीज किसके थ्रू हो सकते हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी के थ्रू हो सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवाई हो, ओसीपी यूज या ट्यूबलाइजेशन हो, एपिथेलियल ट्यूमर। और अब इस यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर क्या होते हैं, टिपिकली सीरस होती हैं इसमें और लाइंड बाय सीरस epithelium natively found in the fallopian tube। fallopian tube में native में क्या होती है, natively fallopian tube में नॉर्मली क्या होती है, सीरस एपिथेलियम होती है। और इसमें बायलेटरली, ऑफन बायलेटरली भी हो सकती है एपिथेलियल ट्यूमर। और सीरस जो होगी वो सीरस एपिथेलियम के थ्रू होगी। और म्यूसिनस क्या है, इसमें लाइन बाय म्यूसिनस एपिथेलियम नेटिवली फाउंड सर्विस। अब यहाँ पे ये देखें कि म्यूसिनस सर्विस, सॉरी म्यूसिनस एपिथेलियम कहाँ पे है, सर्विक्स में है, और सीरस एपिथेलियम कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में। तो फ्लोपियन ट्यूब से सीरस एपिथेलियल ट्यूमर आएंगे, और अगर म्यूसिनस एपिथेलियल ट्यूमर होंगे तो वो कहाँ से, उसका नेटिव होगा, सर्विक्स से होगा। कौन सी एपिथेलियम होगी, म्यूसिनस एपिथेलियम होगी। मॉनिटर द रिस्पांस टू द थेरेपी आर लैब्स बाय मेजरिंग। हमने कैसे मेजर करना होता है कि हमने मॉनिटर करना होता है थेरेपी के रिस्पांस को, या फिर हमने देखना होता है रिलैप्स तो नहीं हुआ CA-125 लेवल के साथ, लेकिन हम इसे स्क्रीनिंग के लिए यूज नहीं करते। इसने मेंशन भी किया नॉट गुड फॉर स्क्रीनिंग। जर्म सेल ट्यूमर्स कैन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक स्ट्रक्चर्स। अब जर्म सेल ट्यूमर जो है ये एग से बनता है, और ये किसमें चेंज हो जाता है, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स में। यानी कि अगर इसमें सोमैटिक स्ट्रक्चर हो जाए तो इसको कहते हैं कि ये टेराटोमस है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, यॉर्क साइक ट्यूमर्स है, कैन रिमेन अनडिफरेंशिएटेड, या अनडिफरेंशिएटेड हो तो डिसजर्मिनोमा होता है। अगर तो वो फुली डिफरेंशिएटेड हो जाए सोमैटिक स्ट्रक्चर्स में तो वो टेराटोमा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हो तो इसे यॉर्क ट्यूमर, यॉर्क साइक ट्यूमर कहते हैं। अगर अनडिफरेंशिएटेड हो तो हम इसे डिसजर्मिनोमा कहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, सेक्स कार्ड स्टोमल ट्यूमर है, डेवलप कहाँ से होती है, एम्ब्रियोनल सेक्स कार्ड से होती है, डेवलप इनटू थिका एंड ग्रैनुलोसा सेल ऑफ द फोलिकल से होती है, सर्टी सेल या लेडिक सेल से होती है, लेडिक सेल या समनीफेरस ट्यूब्यूल से, उसके बाद स्ट्रोमल डेरिवेटिव्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स डेरिवेटिव से होती है। अब नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं कि सीरस स्टेटिनोमा बिनाइन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन न्यूप्लाज्म है, और लाइड इसमें क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम होती है। उसके बाद है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा बिनाइन है, इसमें मल्टीलेक्युलेटेड लार्ज होते हैं, इसमें म्यूकस सिक्रेटेड एपिथेलियम होती है। ब्रीनर यूजुअली ब्राइन है, यूरोथेलियल लाइक नेस्ट होता है, यूरोथेलियल लाइक, यानी कि यूरोथेलियल एपिथेलियम किसमें होती है, यूरोथेलियल एपिथेलियम ब्लैडर में होती है। तो यूरोथेलियल लाइक एपिथेलियम इसमें होती है, या ब्लैडर लाइक एपिथेलियम में होती है। और यहाँ पे एपिथेलियम होती है, उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, काफी बेन न्यूक्लियस होता है। बर्नर से याद रख लें, ब्रीनर और ब्लैडर लाइक, और यहाँ पे कॉफी बीन। सीरस कार्सिनोमा है, मोस्ट कॉमन लिग्नेंट ओवेरियन न्यूप्लाज्म है, इसमें स्मोमा बॉडीज होती हैं। जनरल पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि स्मोमा बॉडीज किसमें होती है, ये भी याद रखें कि ओवरीज में सीरस कार्सिनोमा होता है, जिसमें स्मोमा बॉडीज होती है। म्यूसिनस कार्सिनोमा लिग्नेंट होता है, वे भी मेटास्टेटिक फ्रॉम, कहाँ से मेटास्टेसिस होती है, पेडिकुलर जीआई ट्यूमर से, कैन रिजल्ट इन सुडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। और रिजल्ट इन इसमें क्या होता है, सुडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, यानी कि इंट्रा पेरिटोनियल एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी, म्यूसिनस मटेरियल, किसको हम कहते हैं कि ये सुडोमिक्सोमा मिक्सोमा पेरिटोनाई हो गया। उसके बाद ओवेरियन ट्यूमर अभी हम पीछे देख रहे थे, इसमें जर्म सेल ट्यूमर है। ये हम देख रहे थे कि एपिथेलियल ट्यूमर्स कितने टाइप है, यहाँ टाइप्स हैं, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि एपिथेलियल ट्यूमर की थोड़ी सी टाइप देख लें। ये यहाँ पे उसकी सारे बिनाइन और न्यूप्लास्टिक, सॉरी मिलिग्नेंट दोनों, बिनाइन और मिलिग्नेंट दोनों हैं। और यहाँ पे जर्म सेल ट्यूमर है, जर्म सेल ट्यूमर में मेजोर सिस्टिक टेराटोमा है, जिसे हम डर्माइड सिस्ट भी कहते हैं। डर्माइड सिस्ट ये बिनाइन होती है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर होती है, किसमें होती है, यंग फीमेल्स में होती है। सिस्टिक मैस होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 3 जर्मलेस के एलिमेंट होते हैं, टीथ, हेयर, तीनों के एलिमेंट होते हैं। मे भी पेनफुल होती है, स्कैंडी टू द वेरियन इनलार्जमेंट और टॉर्जियन। अगर ये इनलार्जमेंट हो जाए उसके बाद अगर ओवेरियन इनलार्जमेंट के साथ टॉर्जियन हो जाए, यानी कि ट्विस्ट आ जाए फ्लोपियन ट्यूब पर मैस की वजह से, ओवरीज में ट्विस्ट आ जाए, तो इसको वेरिएंट टार्जियन कहते हैं। मोनोडर्मल फ्रॉम द थायराइड टिश्यू, यानी कि मोनोडर्मल थायराइड टिश्यू से हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोमा ओवराई में प्रेजेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि अगर उसमें थायराइड टिश्यू आ जाए तो उसमें स्ट्रोमा ओवराई में तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकते हैं। लिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रेयर होती है, अगर हो तो किसमें होती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। उसके बाद ये मेच्योर और सिस्टिक टेराटोमा था। इमेच्योर सिस्टिक टेराटोमा ब्लिग्नेंट और एग्रेसिव होता है। ये डिफरेंट है कि वो बिनाइन है लेकिन वो एग्रेसिव नहीं है, और ये इमेच्योर टेराटोमा एग्रेसिव है, ब्लिग्नेंट है, कंटेन फीटल टिश्यूज में फीटल टिश्यू होते हैं, न्यूरोएक्टोटमी होती है, और ये कॉमनली डायग्नोज बिफोर द एज ऑफ 20 से डायग्नोज हो सकता है। टिपिकली रिप्रेजेंट विद द इमेच्योर आर एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल टिश्यूज में हो सकते हैं। डिसजर्मिनोमा लिग्नेंट ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन किसमें होती है, एडोलेसेंट में होती है, इक्वल टू द मेल सेमिनोमा, यानी कि मेल में जो सेमिनोमा होता है वैसे ही फीमेल में कौन सी ट्यूमर होती है, डिसजर्मिनोमा होता है। अब लिग्नेंट है, मोस्ट कॉमन किसमें होती है, एडोलेसेंट में होती है, इक्वल टू द मेल सेमिनोमा रेदर होती है। इसमें शीट्स किस चीज की होती है, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एग सेल्स होते हैं। ट्यूमर मार्कर्स में एचसीजी और एलडीएच दोनों होते हैं।
उसके बाद यॉर्कशायर ट्यूमर है। यॉर्कशायर ट्यूमर को हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं। ये मैलिग्नेंट है, एग्रेसिव होती है, येलो फ्राइबल हेमरेजिक मैसेज होते हैं। इसमें शिलर डुअल बॉडीज होती हैं। शिलर डुअल बॉडीज ग्लोमेरुलाई के साथ रिजेंबल करती हैं और ट्यूमर मार्कर इसमें अल्फा फिटोप्रोटीन ज्यादा होते हैं। अब ट्यूमर मार्कर कभी कभी नहीं बल्कि मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ होता है कि ट्यूमर अल्फा फिटोप्रोटीन किस में रेज मिलता है। यॉर्कशायर ट्यूमर में रेज मिलता है। ये किस में हो सकती है, चिल्ड्रन में भी हो सकती है और यंग अडल्ट फीमेल में भी हो सकते हैं। इसके बाद है सेक्स कार्सिनोमा ट्यूमर में फाइब्रोमा है, बिनाइन है, बंडल ऑफ स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट इसमें होते हैं। मीक सिंड्रोम है, मीक सिंड्रोम में ट्रायड होता है, ओवेरियन फाइब्रोमा का एसाइटिस और प्लूरल फ्यूजन। अब इसमें हिस्ट्री में मेंशन क्या होगा, ओवेरियन मैस है, साथ में पेशेंट को एसाइटिस और प्लूरल फ्यूजन है, तो देन क्या होगा, मीक सिंड्रोम है। पुलिंग सेंसेशन इन द ग्राइन। अब यहाँ पे मैस इतना होता है कि उसको पुलिंग सेंसेशन कहाँ पे होती है, ग्राइन रीजन में उसको पुलिंग सेंसेशन फील होती है। टिकोमा बिनाइन ट्यूमर है, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, यूजुअली प्रेजेंट अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है उसको अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है और बिनाइन उसको साथ मैस भी है, तो इसमें क्या है कि टिकोमा से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके साथ ये सारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद सर्टली लेडी सेल ट्यूमर बिनाइन होता है, ग्रे टू येलो ब्राउन मैस हो सकता है, थैम्बल टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी डिफ्यूज कार्ड्स लाइंड बाय द पिंक सर्टली सेल। अब इसमें यह है कि सर्टली लेटेक्स सेल ट्यूमर में क्या होता है कि इसमें टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी के साथ रिजेंबल करता है, इसमें ट्यूब्यूल्स और कार्ड होते हैं पिंक सर्टली सेल्स की तरह पे। में प्रोड्यूस एंड्रोजन, इसमें एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, विरिलाइजेशन हिस्टोटिज्म माल पैटर्न बार्डनेस और क्लाइटोरल इनलार्जमेंट होती है। इसमें मेंशन क्या होगा कि मेंशन किया हुआ था कि फीमेल पेशेंट है लेकिन उसको हिस्टोटिज्म है, मेल पैटर्न बार्डनेस डेवलप हो गई है, साथ क्लाइटोरल इनलार्जमेंट है। और हमने हिस्टोलॉजी किया तो ट्यूब्यूल्स कॉर्ड लाइक पिंक सर्टली सेल्स हमें नजर आए हैं। तो कौन सी ट्यूमर है, सर्टली लीडिंग सेल ट्यूमर है। उसने सर्टली सेल्स का नहीं भी मेंशन किया, सिर्फ उसने ये मेंशन किया है कि ये बिनाई मैस है पेशेंट को, या ब्राउन मैस है पेशेंट को, और उसमें विरलाइजेशन है, क्लाइटोरल इनलार्जमेंट है, उसको हिस्टोटिज्म है, मेल पैटर्न बार्डनेस है। तो मोस्ट लाइकली कौन सी ट्यूमर हो सकती है, सेक्स कार्ड ट्यूमर हो सकती है, उसकी कौन सी टाइप, सर्टली लेटेड सेल ट्यूमर। उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है, ग्रैनुलोसा सेल मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट सेक्स कार्सिनोमा ट्यूमर है। अब सेक्स कार्सिनोमा ट्यूमर में जो पहले हमने पढ़ी थी वो सारी बिनाइन है, अब ये है मेलिग्नेंट और ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट है। और इसमें प्रीडोमिनेंटली अकर इन फीमेल इन देयर 50s। फीमेल की कौन सी एज में होती है, 50s की एज में होती है। अपन अगर often produce estrogen or progesterone, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही होती है, प्रेजेंट विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अब इसमें ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर वाले पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ, सेक्सुअल प्रिकॉसरी के साथ, प्री एडोलेसेंट ब्रेस्ट टेंडरनेस के साथ। इसमें हिस्टोलॉजी में हमें सेल एक्सिनल बॉडीज मिलती हैं। सेल एक्सिनल बॉडी का क्या मतलब है कि ग्रैनुलर सेल अरेंज हैप्पीजली अराउंड द कलेक्शन ऑफ eosinophilic fluid resembling प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसमें ये क्या होता है कि ग्रैनुलर सेल हैप्पीजली अरेंज होते हैं और उनके साइड पे क्या होता है, eosinophilic फ्लूइड होता है, और जिससे क्या रिजेंबल करते हैं कि ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। इसमें ट्यूमर में इनहिबिन ज्यादा होता है, ट्यूमर मार्कर में गिव ग्रैनी या कार्ल से याद रख लेंगे। इसमें ग्रैनुलर सेल, सॉरी इसमें सेल में पढ़ रही थी, कॉल एक्जिनार बॉडी है कि ग्रैनुलोसा सेल हैप्पीजली अरेंज होते हैं, उसमें दरम्यान में eosinophilic फ्लूइड होता है और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के साथ असेंबल करता है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट की पैथोलॉजी हम देख लेते हैं। ब्रेस्ट में थोड़ी सी पहले इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लें कि ये ब्रेस्ट की है ग्रॉस, इसमें छोटा सा देखें तो यहाँ पे ये इसके पिछले वाला पोर्शन है, ये स्टोमा है और ये टर्मिनल लबुलर यूनिट है, ये टर्मिनल डक्ट है इसके साथ। और उसके बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ये निपल है। अब लैक्टिफेरस डक्ट में इंट्राडक्टल पेपिलोमा एब्सेस मेस्टाइटिस पेजेंट डिजीज लैक्टिफेरस डक्ट में होती है। अब टर्मिनल डक्ट या लोबार यूनिट में ये लोबार यूनिट, सॉरी लोबार नहीं, लबुलर यूनिट है, तो ये टर्मिनल डक्ट है, इसमें फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, लैक्टिफेरस डक्ट कार्सिनोमा इन सिटू, या फिर डक्टल कार्सिनोमा, लबुलर लबुलर कार्सिनोमा इन सिटू या लबुलर कार्सिनोमा। और स्ट्रोमा में क्या डेवलप हो सकता है, स्ट्रोमा में फाइब्रो एडिनोमा फाइलाइटिस ट्यूमर। अब इसमें बेनाइन चेंजेस कौन सी होती है, अब बेनाइन चेंजेस, सॉरी बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज में फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है, मोस्ट कॉमन प्री मेनोपॉजल 20 to 50 ईयर एज में होती है। प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन होता है, लंप, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने वाले होते हैं पेशेंट को लंप में पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर बाइलेटरल और मल्टीफोकल, यानी कि बाइलेटरल भी हो सकते हैं और मल्टीफोकल भी हो सकते हैं। नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन इन द सिंपल सिस्ट, ये प्रोलिफरेशन नहीं होती, ये नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन होता है। इसमें सिंपल सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड डक्ट डायलेटेशन, ये ब्लू डोम होता है। पेपिलरी एपोक्राइन चेंजेस होती है, मेटाप्लेजिया, स्टोमन फाइब्रोसिस। रिस्क ऑफ कैंसर यूजुअली ज्यादा नहीं होता,
प्रोलिफरेटिव लीजन इंक्लूड, इसमें प्रोलिफरेशन अगर हो तो प्रोलिफरेटिव, पहले उसने नॉन प्रोलिफरेटिव का कहा है कि सिंपल सिस्ट होता है, फ्लूइड फिल होते हैं, ब्लू डोम है, डायलिटेशन है, पेपिलरी एपोग्राम चेंज है, मेटाप्लेजिया हो सकता है। अगर प्रोलिफरेटिव लीजन हो तो देन क्या होता है, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस या एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। अब स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस का क्या है कि इसमें एसिनाई और स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होती है, एसोसिएट होती है कि इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है जहाँ पे फाइब्रोसिस हुई होती है। इंक्रीज इसको होता है कैंसर का। एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया सेल्स इन द टर्मिनल डक्ट्यूल और लेबुलर एपिथेलियम, ये सेल्स एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया कहाँ पे होता है, टर्मिनल डक्ट या लेबुलर एपिथेलियम में होता है, और यहाँ पे इंक्रीज रिस्क होता है एटिपिकल सेल्स का, कार्सिनोमा का विद एटिपिकल सेल्स के साथ। अब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में क्या देखें, इसमें फैट नेक्रोसिस या लैक्टेशनल मास्टाइटिस हो सकता है। फैट नेक्रोसिस बिनाइन है, यूजुअली पेनलेस होता है, कि इंजरी हुई है ब्रेस्ट टिश्यू की, उसके बाद उसमें एक लैम्पसा डेवलप हो गया लेकिन वो पेनलेस नहीं है, तो ये बिनाइन पेनलेस है। और इंजरी किसकी वजह से होता है, इंजरी ब्रेस्ट टिश्यू के बाद होता है। इसमें होता है कि कैल्सिफाइड आयलसिस्ट ऑन द मेमोग्राफी पे हम देखें तो कैल्सिफाइड आयलसिस्ट हमें नजर आती है, और नेक्रोटिक फैट एंड जायंट, अगर हम बायोप्सी करें तो उसमें नेक्रोटिक फैट और जायंट सेल हमें नजर आते हैं। इसमें उसने क्या 50% पेशेंट रिपोर्ट ही नहीं करते। उसके बाद लैक्टेशनल मेस्टाइटिस क्या है, ये कब होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन थ्रू द क्रैक्स इन द निपल, यानी कि बेबी जब सक करता है तो कभी कभार जो न्यू फीमेल कह रही हूँ सॉरी, फीमेल जो न्यूली मदर बनी हुई होती है उसके ब्रेस्ट पे क्रैक्स आ जाते हैं जब बेबी सक्लिंग स्टार्ट करता है। जब वहां पे क्रैक्स के थ्रू वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वहां पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन पैथोजन है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, और ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। और मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेंगे, तो ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद बेनाइन ट्यूमर में फाइब्रोएडिनोमा है, इंट्रारेक्टल पेपिलोमा और फाइलाइटिस ट्यूमर। अब फाइब्रोएडिनोमा मोस्ट कॉमन किस में होता है, फीमेल में होता है, लेस देन 35 ईयर एज में होता है, स्मॉल वेल डिफाइंड मोबाइल मैस होता है, यानी कि अगर हम उसको पल्पिटेशन करें तो मैस मोबाइल होगा, स्मॉल वेल डिफाइंड होगा। और ट्यूमर कंपोज किससे होता है, फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड से होता है। इंक्रीज साइज एंड टेंडरनेस विद एस्ट्रोजन, यानी कि जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगी तो साइज और टेंडरनेस ज्यादा होगा, जैसे प्रेगनेंसी में प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रोजन ज्यादा है तो उसमें साइज और टेंडरनेस उसका ज्यादा होगा। रिस्क ऑफ कैंसर इज नॉट यूजुअली इंक्रीज, रिस्क ऑफ कैंसर नहीं होता। उसके बाद इंट्रारेक्टल पेपिलोमा है, इसमें स्मॉल फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर विद इन द लेक्टिफिलस डक्ट, ये वाली लेक्टिफिलस डक्ट है, इसकी वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल फाइब्रो एपिथेलियल एपिथेलियल ट्यूमर होती है कहाँ पे, लेक्टिफिलस ट्यूमर में सॉरी लेक्टिफिलस डक्ट में होती है, टिपिकली बेनीथ द एरियोला, एरियोला के बेनीथ होती है। मोस्ट कॉमन काज होता है निपल डिस्चार्ज, इसमें सीरियस और ब्लडी डिस्चार्ज। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ये मेरे जेकेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि निपल से ब्लडी डिस्चार्ज है और लेक्टिफिलस डक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो इंटरडक्टल पेपिलोमा या इसको पेपिलोमा ही कहते हैं। इसमें स्लाइट इंक्रीज रिस्क होता है कैंसर का। फाइलाइटिस ट्यूमर लार्ज मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद द सिस्ट लीफ लाइक लैप्रेशंस होती है, इसमें के कनेक्टिव टिश्यू और सिस्ट होती हैं। मोस्ट कॉमन इसमें होता है 50 केड ऑफ लाइफ में होता है, और सम में बिकम इसमें प्रेग्नेंट भी सॉरी मेलिग्नेंट भी हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट enlargement in the male due to increased estrogen as compared to the androgen activity, एंड्रोजन एक्टिविटी की निस्बत उसका एंड्रोजन सॉरी एस्ट्रोजन उसका ज्यादा है, और मेल में ब्रेस्ट enlargement होगी, उसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल इन द न्यू बॉर्न pubertal and older males but may persist after puberty, यानी कि फिजियोलॉजिकली नॉर्मल या pubertal या older मेल में हो सकता है लेकिन परसिस्ट कर सकते हैं प्यूबर्टी के बाद। अदर काजेज में सिरोसिस, हाइपोgonadism या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टेस्टिकुलर ट्यूमर या फिर स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन अगर ड्रग देंगे तो वो भी गायनेकोमेस्टिया करवाती है। उसके बाद है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कब होता है, पोस्ट मेनोपॉजल होता है, फन प्रेजेंट करता है पाल्पेबल हार्ट मैच के साथ। मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में। Invasive carcinoma can become fixed to the pectoral muscles, deep fascia, and copper ligament and overlying skin, nipple retraction and skin nippling। अब इस nipple retraction और skin nippling का क्वेश्चन आया था टैब में, लेकिन उसमें ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं थे। उसने पूछा हुआ था कि निपल डिपलिंग क्यों होती है, उसकी उसकी रीजन। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपने मुझे बताना है कि निपल रिट्रैक्शन या स्किन डिपलिंग क्यों हो रही होती है उसमें। ये तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के पीओडी और जो अपीयरेंस आती है उसका उसने भी उसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो क्यों होती है। तो ये दो क्वेश्चन है अलग अलग।
इन्वेसिव कैंसर बिकम फिक्स हो जाता है पेक्टोरल मैस के साथ, डीप फेशियल कवर लिगामेंट ओवरलैंग स्किन के साथ, जब फिक्स हो जाता है निपल रिट्रैक्शन या वहाँ पे स्किन निपल, यानी कि स्किन नॉर्मल स्किन, लेट्स सपोज यूं करके नॉर्मल स्किन थी, अब यहाँ पे यूं निपल डेवलप हो जाएगा। निपल की ये वजह जो यहाँ पे यूजुअली राइज फ्रॉम द टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट, यहाँ पे कहाँ पे होता है, टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट में होता है, यहाँ पे होता है, यानी कि ये है टर्मिनल डक्ट और लोबुलर यूनिट यहाँ पे। एम्प्लीफिकेशन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर की वजह से हो सकता है, या हार्ट टू इन एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ कॉमन है, उसमें ट्रिपल नेगेटिव भी हो सकता है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है, प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव और HER2 नेगेटिव है, फॉर्म मोर एग्रेसिव, और ये मोर एग्रेसिव भी हो सकता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर इन फीमेल में कौन से हैं जिसकी वजह से रिस्क ज्यादा होता है, एज ज्यादा हो, हिस्ट्री ऑफ एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की रेस हो, वाइट पेशेंट एट हाईएस्ट रिस्क होते हैं ब्लैक पेशेंट की निस्बत, या फिर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी नेगेटिव है उसमें, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर भी, HER2 रिसेप्टर भी उसके नेगेटिव है। इसमें म्यूटेशन जो BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन होती है, इसको क्वेश्चन आता है मोस्टली इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्सपोजर, और नली पैटी है उससे मेंशन किया होता है कि नली पैटी है पेशेंट को उसमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा है। पोस्ट मेनोपॉजल बेस्टिंग की वजह से एडिपोज टिश्यू में क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू में एंड्रोस्टीन डायोन से एस्ट्रोन डेवलप हो जाता है। एस्ट्रोन क्या है, एस्ट्रोन एस्ट्रोजन है, जब भी एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो रिस्क किस चीज का हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का। इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा है, ये एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसमें भी ये रिस्क होता है। लेटर एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी की लेटर एज में, उसके बाद अल्कोहल इंटेक में मेल में कब किस तरह हो सकती है, बर्काटू म्यूटेशन हो या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो तब हो सकती है। इजीली लिम्फ नोड मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमन होती है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है अर्ली स्टेज डिजीज। अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो तो हम उसके एक्चुअली लिम्फ नोड की उसको पाल्पिटेशन करते हैं, उसको पूरा एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं मेटास्टेसिस तो नहीं हो रही। इवन अगर थोड़ा सा भी फील हो तो हम बायोप्सी लेते हैं, और ये क्या है कि अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, हमें पता चलता है कि प्रोग्नोसिस अच्छी होगी या प्रोग्नोसिस नहीं हो सकती इसकी। अब उसके बाद है नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा में, पहले हम डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु है, इसमें फिर डक्टल ल्यूमन, जो डक्टल ल्यूमन है वो फिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, न्यूप्लास्टिक डक्ट एराइज फ्रॉम में कहाँ से राइज करता है, डक्टल एटिपिया होता है, as often seen early as microcalcification और मेमोग्राफी में माइक्रोकैल्सिफिकेशन के फॉर्म में हमें नजर आता है। अर्ली प्रेगनेंसी विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु होता है क्या है कि अर्ली प्रेगनेंसी और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया गया, मेम्ब्रेन में पेनिट्रेशन नहीं हुई, usually do not produce a mass, cervical carcinoma in situ में mass नहीं बनता। Pagetism में extension of underlying ductal carcinoma in situ and massive breast cancer up to the lactiferous duct into the contiguous skin of the nipple, eczematous patches over the nipple areal of the skin। उसने ये कहा कि एक्सटेंशन किसकी है, अंडरलाइन अगर उसको डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु है उसकी एक्सटेंशन की वजह से इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर कहाँ तक जा सकता है, लेक्टिफेरस तक तक जा सकता है, इवन इनटू स्किन तक भी जा सकता है, निपल तक। एक्जिमेटस, उसके बाद जब स्किन निपल तक जाता है तो वहाँ पे एक्जिमेटस पैचेस बन जाते हैं। एक्जिमेटस पैचेस कहाँ पे बनते हैं, एरियुलर स्किन और निपल पे बनते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पैजेट डिजीज होगी। और इसमें पैजेट सेल्स होते हैं, पैजेट सेल्स क्या होता है कि इंट्राएपिथेलियल एडिनोकार्सिनोमा सेल्स को हम पैचेट सेल्स कहते हैं। लेबुलर कार्सिनोमा इन सिचु में क्या है कि लेबुलर कार्सिनोमा इन सिचु में एक ढहरन ही कम हो जाता है। एक ढहरन जो है दो सेल्स को आपस में बाइंड करके रखती है, एक ढहरन प्रोटीन एक्सप्रेशन कम हो जाता है, नो मैस और calcification होती है, इंसिडेंटल बायोप्सी फाइंडिंग होती है। ये इंक्रीज रिस्क होता है इसमें आइदर ब्रेस्ट का वर्सेस डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु सेम इन ब्रेस्ट एंड कॉटन। इसके बाद इन्वेसिव कार्सिनोमा इन्वेसिव डक्टल है, इसमें फिर फाइब्रोसिस हार्ड लाइक मैस होता है विद शार्प मार्जिन दैन स्मॉल ग्लैंडुलर डक्ट लाइक सेल्स इन द डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा में। डक्ट लाइक सेल होते हैं डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा में, ग्लैंडुलर स्मॉल मार्जिन होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद इन्वेसिव लेबुलर कार्सिनोमा, पीछे भी हमने देखा था कि लेबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, लेबुलर कार्सिनोमा जो हो या फिर इन्वेसिव लेबुलर हो, इसमें एक डायरन का एक्सप्रेशन कम होता है, ऑर्डरली रो ऑफ द सेल्स, सिंगल फाइल एंड नो डक्ट फॉर्मेशन, यानी कि सिंगल रो ऑफ सेल बनती है लेकिन डक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। अपन लेक ऑफ डेस्मोब्लास्टिक रिस्पांस, लेकिन इसमें डेस्मोब्लास्टिक रिस्पांस भी नहीं होती। उसके बाद है अपन बायलेटरल विद मल्टीपल लीजन इन द सेम लोकेशन, यहाँ पे बायलेटरल भी हो सकते हैं और मल्टीपल लीजन भी हो सकते हैं। लाइंस ऑफ सेल्स हो सकती हैं, लाइंस ऑफ सेल्स यानी कि भी हमने कहा कि ऑर्डरली रोज ऑफ सेल्स होते हैं। लब्यूल से याद रखें, एल से लब्यूल और एल से लाइंस ऑफ सेल्स। इन्फ्लेमेटरी में
इनफेर्टिलिटी में क्या होता है, डर्मल लिम्फेटिक स्पेस इन्वेजन होती है, ब्रेस्ट पेन विद वार्म swollen erythematous skin around the exaggerated hair follicle। अब इसमें जब डर्मल लिम्फेटिक स्पेस इन्वेजन हो जाती है ना, यानी कि लिम्फेटिक्स की इन्वेजन हो जाती है, तो ब्रेस्ट पेन पेशेंट को वार्म swollen erythematous स्किन डेवलप होती है, कहाँ पे, एक्सैजरेटेड हेयर फॉलिकल पे, तो इसे पीओडी ऑरेंज कहते हैं। पोर प्रोग्नोसिस 50% सर्वाइवल एट द 5 ईयर पे होता है। मिस्टेकनली हम इसको मेस्टाइटिस या पेजेट डिजीज कहते हैं, और इसमें पैल्पेबल मैस नहीं होता। लेकिन इन्फ्लेमेटर में यहाँ पे ये अब ये वाला यहाँ से एमसीक्यू आया था पीओडी ऑरेंज का, कि डर्मल लिम्फेटिक स्पेस इन्वेजन की वजह से डर्मल जो लिम्फेटिक स्पेस है वो ब्लॉक होती है। उसके बाद पेशेंट को ब्रेस्ट पेन डेवलप होता है, वार्म स्वोलन एरिथेमेटस स्किन बनती है, एग्जैजुरेटेड हेयर फॉलिकल होते हैं, और पीओडी ऑरेंज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो था कि उसने पीओडी ऑरेंज फॉर्मेशन की रिस्क या उसका मैकेनिज्म या उसकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ। उसके बाद है क्रिप्टोचाइडिज्म। बस थोड़ा सा ही रह गया है। क्रिप्टोचारिज्म क्या है? डिसेंट ऑफ फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, यानी कि वन और बोथ टेस्टिस के डिसेंट ही नहीं हो सका। इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयर्ड होगा तो स्पर्म डेवलपमेंट। अब इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होगा? क्योंकि स्पर्म जो बेस्ट डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, लेस देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। और अगर टेस्टिस अपनी प्लेस पे ना हो तो लेस देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होगा, इस पेशेंट को इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से फर्टिलिटी हो सकती है। कैन हैव नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, इसमें नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल हो सकता है। लीडिंग सेल्स आर मोस्टली अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, क्योंकि इसमें लीडिंग सेल्स से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो तो अनअफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से। एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ जर्म सेल ट्यूमर के साथ प्रीमेच्योरिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रिप्टोचाइरिज्म के साथ अगर प्रीमेच्योरिटी हो पेशेंट को ये जर्म सेल ट्यूमर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसमें इनहिबिन भी जब इसमें टेस्टिस नहीं है तो इनहिबिन भी कम हो जाएगा, जब इनहिबिन भी कम हो जाएगा तो एफएसएच की सेक्रेशन को इनहिबिट करने वाला नहीं होगा, और एलएच भी कम नहीं, एलएच भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन नहीं हो रही। जब टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन नहीं हो रही तो फीडबैक इनहिबिशन नहीं जाएगी, एफएसएच एलएच की सेक्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और इसमें एफएसएच को स्टॉप करने के लिए इनहिबिन भी था, इनहिबिन भी जब कम है तो एफएसएच ज्यादा हो जाएगा। अगर स्पीड ज्यादा तो मुझे बता देना। और टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज किसमें होता है? बायलेटरल हिपोटायरिज्म, उसमें टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल इन यूनिलेटरल में नॉर्मल होता है, बट मे रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली अदरवाइज आर्गियोपेक्सी परफॉर्म बिफोर 2 years ऑफ द एज। नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट में स्पॉन्टेनियसली उसको सॉरी उसको ये होता है कि रिजॉल्व हो सकता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अगर ना हो तो हम उसको सर्जरी कहते हैं, जिसे हम आर्कियोपेक्सी कहते हैं, बिफोर 2 year ऑफ एज से पहले पहले करते हैं। ब्राकोसिल क्या है? डायलेटेड वेन्स इन पेप्रिफॉर्म प्लेक्सस ड्यू टू वेनस प्रेशर। अब टेस्टिस में जो वेन्स होती हैं उसे हम कहते हैं पेप्रिफॉर्म प्लेक्सस। अगर वो डायलेट हो जाए, वेनस प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो मोस्ट कॉमन काज है स्क्रूटल एनलार्जमेंट का इन अडल्ट मेल्स में। मोस्ट कॉमन आपको लेफ्ट लेफ्ट साइड पे होती है, बिकॉज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट रीनल वेन टू ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। अब लेफ्ट मिडल वेन ने लेफ्ट रीनल वेन में 90 के डिग्री पे जाके एंगल इंटर होना होता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है फ्लो पे, तो लेफ्ट साइडेड ब्रैकोसिल मोस्ट कॉमन है। राइट साइडेड ब्रैकोसिल में इंडिकेट द इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे राइट साइड जब भी ब्रैकोसिल होगी तो वो इंडिकेट करता है कि इंफीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। इंफीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह हो सकती है? रीनल सेल कार्सिनोमा इन्वेडेड राइट रीनल वेन। अगर रीनल सेल का उसने राइट रीनल वेन को एक्लूड किया और राइट रीनल वेन कहाँ पे चला गया? इंफीरियर वेना केवा में चला गया, तो तब राइट साइड का वेरिकोसिल हो सकता है। कैन कॉज इनफर्टिलिटी, वेरिकोसिल इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। डायग्नोस हम कैसे करते हैं? क्लिनिकल एग्जाम सलवा में नंबर के थ्रू करते हैं। डिस्टेंशन इन इंस्पेक्शन एंड बैग ऑफ वन जोन पाल्पेशन हमें मिलता है अगमेंटेड बाय सलवा, या फिर अल्ट्रासाउंड में मिलता है, और इसमें ट्रांसल्यूमिनेट टेस्ट नेगेटिव होता है।